Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS important MCQs point, and these are from Dr. Atif Afzal. Special credit for him. So let's start from important derivatives. तो extra embryonic mesoderm, this is derived from epiblast. Clear? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एपिब्लास्ट से आती है. इसके बाद पढ़ते हैं सिलोम. सिलोम हमारी बॉडी कैविटीज़ होती है. अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो एम्ब्रियो से बाहर वाली तो वो हाइपोब्लास्ट आ जाएगा, और अगर इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो आंसर इज़ लैटरल प्लेट मेसोडर्म. ठीक हो गया. इसको याद ऐसे करना है, एल से लैटरल और LIN लाइन से रट्टा मारना है. लेट्स टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से बनता है, जबकि एड्रीनल मेडुला न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है. लेट्स टॉक अबाउट मेनिंजीज. जो पाया अरेक्नोइड मैटर है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स, वाइल द ड्यूरा मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. लेट्स टॉक अबाउट ग्लैल सेल. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन श्वान सेल करता है. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स, while oligodendrocytes are derived from neural tube. Next is renal agenesis. It is due to failure of ureteric bud to reach metanephric mesoderm. ureteric bud से ureter बनेगा, तो metanephric mesoderm से renal parenchyma बनेगा. 2 किडनीज है, 2 यूरेटर है, 2 पेल्विस है. डैट मीन्स डुप्लेक्स किडनीज. तो ये क्यों होती है? क्योंकि यूरेटरिक बड की डिवीजन हो चुकी है, डिवीजन ऑफ यूरेटरिक बड. नेक्स्ट इज जो लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं या पैरेन्काइमा होता है, दीज आर डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म, जबकि कुफर सेल्स आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. सही हो गया. अब ब्लैडर की एपिथीलियम एंडोडर्म से राइज करती है, एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस एक्सेप्ट ट्राइगोन एरिया विच इज़ डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. लेट्स टॉक अबाउट अल्सर्स. जो कर्लिंग अल्सर होते हैं वो बर्न्स की वजह से होते हैं. जो कुशिंग अल्सर होते हैं वो ब्रेन इंजरी ड्यू टू रेस्ट ICV की वजह से होते हैं. मार्जुलिन अल्सर, दीज आर द स्क्वेमस सेल कैंसर राइजिंग फ्रॉम बर्न्स और क्रॉनिक वुंड. जो मार्टोरियल अल्सर होते हैं ये हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलते हैं. अब जो डूडिनल अल्सर है मोस्ट कॉमन फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम में होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर लेज़र कर्वेचर के इंसुजरा एंगुलरिस पे होता है. अब जो डूडिनल अल्सर है अगर उसकी पोस्टीरियर वाल परफोरेट हो तो उसमें ब्लीडिंग होगी गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी से. असल में पोस्टीरियर वाल की इरोजन हो तो गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी से ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर लेज़र कर्वेचर की ब्लीडिंग है तो वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होगी, और अगर स्टोमक के पोस्टीरियर वाल की ब्लीडिंग है तो वह स्प्लेनिक आर्टरी से होती है. लेट्स टॉक अबाउट मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन. तो जो मिक्चुरेशन होता है वो इनिशिएट कैसे होता है? जब ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं. अब जो मिक्चुरेशन सेंटर है स्टिमुलेटरी पॉन्स में है, इनहिबिटरी मिड ब्रेन में है. याद कैसे करना है? मिड ब्रेन में आई है ना, तो आई से इनहिबिटरी. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ मिक्चुरेशन. दिस इज़ डन बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है या मिक्चुरेशन इंटीग्रेशन होती है S2 S3 S4 पेल्विक सबक्लैनिक नर्व्स के थ्रू होती है. वॉलेंट्री इनहिबिशन अगर हम करें तो वो पोडेंटल नर्व से करते हैं. वंस अगेन S2 S3 S4. ब्लैडर क्या जो पेन होता है और फीलिंग सेंसेशन है, दिस आर कैरिड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स. तो ये तो हो गए ब्लैडर के MCQs. लेट्स टॉक अबाउट डेफिकेशन. डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय mass movement of colon, but this is carried by sacral parasympathetic pelvic subclinic nerve. अडल्ट के अंदर डेफिकेशन रिफ्लेक्स रेक्टोएनल होता है, बच्चों के अंदर गैस्ट्रोकोलिक होता है. अब यूरिथ्रा की इंजरीज पढ़ते हैं. अगर बल्बो यूरिथ्रा रप्चर हुआ है, बल्बो यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम से नीचे पड़ा होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होता है, तो उसकी ब्लीडिंग सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होगी. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पे होता है, इसकी ब्लीडिंग डीप पेरिनियल पाउच के अंदर होगी. प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम से ऊपर होता है, इस केस में ब्लीडिंग नहीं, यूरिन एक्स्ट्राविजेशन यूट्रोप्यूबिक स्पेस में होगी. अगर पिनाल यूरिथ्रा रप्चर होता है या बल्बर यूरिथ्रा तो वंस अगेन जो यूरिन होगा वह स्क्रोटम इंटीरियर एब्डोमिनल वाल में एक्स्ट्राविजेट कर जाएगा. अगर S2 S3 S4 से ऊपर लीजन है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, तो इसमें ब्लैडर स्पास्टिक होगा या ऑटोमेटिक या अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है. अगर S2 S3 S4 की लीजन है तो एटोनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है. स्पास्टिक प्लस एटोनिक ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक ब्लैडर. इसके बाद है जो इनिशियल टेस्ट है HIV या एड्स को डायग्नोस करने के लिए लाइजा है. कन्फर्मेटरी इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. देखिए बच्चों के अंदर PCR कराते हैं. HIV का हाल मार्क क्या है?
proliferation of virus in the T cells. What is the difference between HIV and AIDS? HIV इन्फेक्शन प्लस CD4 काउंट 200 से कम हो जाए या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, दिस इज़ कॉल्ड एड्स। तो एड्स के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV, तो वो TB हो जाएगा, लेकिन इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, एड्स होगा तो न्यूमोसिस्टस जियोविकाई होगा। एड्स वाले पेशेंट का जो फॉलोअप होता है वो CD4 काउंट से देखना होता है, और एसिम्प्टोमेटिक से सिम्प्टोमेटिक स्टेज पे पेशेंट चला गया है ये देखने के लिए PCR कराते हैं। पेनक्रियास की जो एंजाइम सिक्रेशन है दीज आर इंक्रीज्ड बाय कोलिसिस्टोकाइनिन, जबकि बाइकार्बोनेट सिक्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय सिक्रेटिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये GQ मैकेनिज़्म से काम करता है, कैल्शियम IP3 डैग मैकेनिज़्म के ज़रिए। गैस्ट्रिक मोटिलिटी और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज़ इंक्रीज बाय गैस्ट्रिन, ठीक हो गया। गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज़ इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टैटिन विच इज़ द यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन। सलाइवरी फ्लो कौन सी नर्व बढ़ाती है? सेवंथ नर्व, सबमैंडिबुलर और स्लाइवल और सबलिंगुअल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। कौन सा हार्मोन स्टोमक की मोटिलिटी को कम करता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है? आंसर इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन दोनों की मोटिलिटी को कम करता है? आंसर इज सिक्रेटिन। फंडस निकाल दिया है तो फंडस निकालने की वजह से स्टोमक का गैस्ट्रिक कॉम्प्लायंस कम हो जाएगा और रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी कम हो जाएगी, तो गैस्ट्रिक कॉम्प्लायंस इज़ बेस्ट ऑप्शन। एंट्रम को निकाला है तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एंट्रम को निकालने से, ठीक हो गया। अगर पायलोरस को निकाल दिया है तो फिर क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्टाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और क्या होगा? सॉलिड पास हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय फंडस ऑफ स्टोमक, स्पेसिफिकली पेराइटल सेल से। अगर क्लोस्टमी किया है तो सिक्रेटरी डायरिया होगा, जुजिनोस्टमी या इलियोस्टमी में ऑस्मोटिक डायरिया है, लेकिन दोनों ही कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर दे तो सिक्रेटरी और ऑस्मोटिक दोनों हो जाएगा। डोडिनम के अंदर आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है, जूजिनम के अंदर मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, जूजिनम के अंदर पैसिव एल्डोस्टिनोन इंडिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, जूजिनम के अंदर ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है। बिकॉज अगर मैं इसको उल्टा करूँ, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कहाँ से होगा? आंसर इज कोलोन। एक्टिव एल्डोस्टिनोन डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन जूजिनम से होगी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन शॉर्ट चेन फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन कोलोन से होगी। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कोलोन से होगी। B12 और बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन टर्मिनल आइलियम से होती है। B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए और B12 की प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसकोबालामीन चाहिए। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन के लिए कोलोन, एक्टिव एल्डोस्टिरोन डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कोलोन, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलोन, ठीक हो गया। अगर हम आइलियम को निकालते तो कोलोन इतना फ्लूइड हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आइलियम को निकालने की वजह से फीसिस में वाटर कंटेंट बढ़ेगा, बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन कम होगी, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलोन से होगा। कार्सिनॉइड सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन साइट आइलियम में होती है, फॉलोड बाय लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, यस अपेंडिक्स का भी मोस्ट कॉमन ट्यूमर कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर या कार्सिनॉइड सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम ओवरऑल GIT, टर्मिनल आइलियम रट्टा मार लेना। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एड्रीनर्जिक होता है, लेकिन स्वेट ग्लैंड के लिए वो कॉलिनर्जिक होता है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट होता है, पिपिलरी डायलेटेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, GIT की मोटिलिटी को कम कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? GIT की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है, फंडस को रिलैक्स करता है, बॉडी ऑफ स्टोमक के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। अगर पोस्टीरियर डूडिनल वाल रप्चर हो चुकी है या पेनक्रियास रप्चर हो चुका है तो इनके पीछे लेज़र सैक होता है, लेकिन अगर एंटीरियर डूडिनल वाल रप्चर हो चुकी है तो फ्लूइड मॉरिसन पाउच या राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो राइट पैराकोलिकटर या राइट इलिक फोसा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है वो T4 होती है। जो मैक्सिमम सर्कुलेशन में कौन सा है? T4। लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट कराने में ये एक्टिव फॉर्म कौन सी है? T3 है। एक्टिव फॉर्म हमेशा फ्री फॉर्म अनबाउंड फॉर्म होती है। अब थायराइड ग्लैंड को कवर करने वाला फेशिया पीरिट्रैकियल फेशिया होता है। TSH की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है थ्रू डीमिथाइलेशन, जबकि थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म डीआयोडीनेशन की वजह से होती है। अगर किसी पेशेंट को डिस्निया और लाइंग डाउन है तो रिट्रोस्टर्नल कोइटर की तरफ जाना है यहाँ पे। नेक्स्ट थायराइड आर्टरीज है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज रिलेटेड टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक हो गया। इसके बाद सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी
ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व के साथ होती है। थायरोहाइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। थायरॉइडेक्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व डैमेजेस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ट्रैकियोस्टमी में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। थायरॉइडेक्टमी में जो ब्लीडिंग होती है वो इंफीरियर थायराइड वेन की वजह से होती है, जबकि हैवी ब्लीडिंग की बात करूँ तो वो इंटीरियर जुगुलर वेन की वजह से होती है। टॉन्सिलेक्टमी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो टॉन्सिलर आर्टरी, पैलेटिन वेन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की वजह से होती है। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मेजर ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियम या प्लाज्मा, मतलब ब्लड से रिलेटेड या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियम से रिलेटेड जो बफर है वो बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन आरबीसी की बात करूँ हीमोग्लोबिन, सेल के अंदर चला जाऊँ प्रोटीन्स है, किडनी के अंदर चला जाऊँ फॉस्फेट है, लेकिन एक्सक्लूसिवली किडनी के लिए बात करूँ अमोनियम है। बोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का हाल मार्क मेटास्टेसिस है, ग्रेटर देन इन्वेजन, ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म, ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो। जो प्लियोमॉर्फिज्म और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्प्लेजिया में देखने को मिलती है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए इन्वेजन आपने देखना है मेलिग्नेंसी को देखने के लिए। ग्रेडिंग और स्टेजिंग में क्या फ़र्क है? ग्रेडिंग में आप न्यूक्लियस की डिफरेंशिएशन या सेल की डिफरेंशिएशन और माइटोसिस इंडेक्स को देखते हैं। स्टेजिंग के अंदर एक्सटेंट और स्प्रेड ऑफ ट्यूमर या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। प्री मेलिग्नेंट लीजन कौन सी है? प्री मेलिग्नेंट लीजन के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म नोट करना है और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो। आई नो दिस मेक्स नो सेंस, लेकिन क्या करें। मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन की बात करें तो ल्यूकोप्लेकिया, लीथल कौन सी है? एरिथ्रोप्लेकिया। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, लेकिन लीथल कौन सी है? लाइकन प्लेनस। लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर में बेसल सेल कैंसर, ग्रेटर देन अमीलोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इस बेसल सेल कैंसर, नोड्यूलर टाइप का, और ये अपर लिप में होता है। बेसल सेल के बाद अगली बारी है स्क्वेमस सेल कैंसर की, जो कि लोअर लिप पे होता है। प्री मेलिग्नेंट लीजन जिसको आपने ज़रूर निकाल देना है, दिस इज़ एक्टिनिक कैराटोसिस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द चीक्स। बट चिल्ड्रन है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है, कैटिकोलामिन प्रोड्यूस कर रहा है, MYC जीन की एम्प्लीफिकेशन है, तो ये न्यूरोब्लास्टोमा में होता है। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है। अब नीवस के बारे में MCQs। बच्चों के अंदर जो नीवस जंक्शनल होता है, रट्टा मारने के जुड़वा बच्चे, तो जे से जंक्शनल बच्चे तो हो गया। अडल्ट में इंट्राटर्मल है और हाईएस्ट मेलिग्नेंसी डिस्प्लास्टिक निवाई में होती है। अगर कोई मेल है 40 साल से नीचे का है और LDH ज़्यादा है तो सेमिनोमा, 50 से ऊपर का है एल्डरली पेशेंट है लिम्फोमा। ट्यूमर कंटेनिंग मेच्योर सेल तो वो टेराटोमा होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन में को यॉक्स अल्फा फीटोप्रोटीन है, शिलर डुवल बॉडी है, यॉर्क सैक ट्यूमर है। कार्ल एक्सिनल बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। जाइंट सेल ट्यूमर में सोप बबल अपीयरेंस होती है, एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोसार्कोमा में कोडबैंड ट्राइंगल सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है। ऑस्टियोसार्कोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बिनाइन ट्यूमर है, दोनों मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करते हैं। एविंग सार्कोमा में ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा दिस इन्वॉल्व कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक हो गया। और इसका रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियाइड कोर होता है। रेडियो सेंसिटिव फेस सेल साइकिल का G2M होता है, M ग्रेटर देन G2। रेडियो रेजिस्टेंट फेस S फेस होता है, लेकिन कीमो सेंसिटिव फेस S फेस होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री वाले बर्तन में पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से एंजियोसार्कोमा हो जाएगा। तो बात करूँ, अगर फार्मर है उसमें एंजियोसार्कोमा है तो वह आर्सेनिक की वजह से होगा, लेकिन प्लास्टिक फैक्टर है उसमें एंजियोसार्कोमा पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से होगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, थोरोट्रास्ट, इनकी वजह से लीवर का एंजियोसार्कोमा होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता है, स्मोकिंग है तो ये लंग कैंसर होगा, ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक अमाइंस की हिस्ट्री है, पेलनेस मचुरी है, ब्लैडर कैंसर की तरफ जाना है। स्मोकिंग या हाइड्रोकार्बन है तो लंग कैंसर है। लीवर का कैंसर मोस्टली अल्कोहल, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है। अब ब्लैडर के 3 कैंसर होते हैं, ट्रांजिशनल, स्क्वेमस, रेटिनो। जो ट्रांजिशनल सेल कैंसर स्मोकिंग, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन से होता है। जो स्क्वेमस सेल कैंसर शिस्टोसोमा, हिमेटोबियम स्टोन्स की वजह से होता है। एडिनोकार्सिनोमा ब्लैडर एक्सट्रॉफी की वजह से होता है। एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन तो वो क्या होती है, डी स्क्वेमेशन देखने को मिलती है। लेकिन क्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, एंड आर्टराइटिस ओब्लिटरेंट। लेट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करूँ तो लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाएगा। ट्यूमर को डिटेक्ट करना है तो ट्यूमर मार्कर, लेकिन ट्यूमर सेल का पता लगाना है तो पेरिफेरल सिमिलर। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी टू रेडियोथेरेपी, लिम्फ नोड ट्यूमर की ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन सेमिनोमा, ग्रेटर देन क्लायोमा, ग्रेटर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा।
लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल इज प्लेटलेट, जबकि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज स्किन। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन की बात करूँ तो वजाइना है, म्यूकोजा की बात करूँ तो इंटेस्टाइन है। रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो जाते हैं, लाइक मेनिंजियोमा ब्रेन का, ओवरऑल इस ल्यूकेमिया। जो हम कीमो देते हैं उससे सेल डेथ होती है वाया एपोप्टोसिस। कीमो देने की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है, दिस इज़ प्रिवेंटेड बाय और ट्रीटेड बाय ओडेंसेट्रॉन। 5H3 एंटागोनिस्ट है। वायरसेस कैजेस मेलिग्नेंसी बाय 3 मैकेनिज्म के जरिए, अल्टरेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, अल्टरेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन या फिर ऑन्कोजीन के जरिए। रेडिएशन काजेस मेलिग्नेंसी बाय रेडिएशन, कैसे मेलिग्नेंसी करवाती है, बिकॉज दे हैव प्रोटोऑन्कोजीन्स, तो ये फ्री रेडिकल्स करवाती है रेडिएशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। टीबी की बात करें, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चेस्ट एक्सरे, डेफिनेटिव इज स्पूटम कल्चर फॉर AFP। लेकिन अगर वो PCR दे दे तो आपने PCR को प्रेफर करना है। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या होगी, केसियस नेक्रोसिस, वाइल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज एपिथेलियोइड सेल विद केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। टीबी के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अल्सर आर अंडरमाइंड और एंटीबॉडीज सेल बाउंड होती है। जो कार्ब्स और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगी, फैट्स 9 किलो कैलोरी देगी, अल्कोहल 7 किलो कैलोरी देगी। हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 50 to 60% होती है, फैट्स की 25 यानी आधा कर लो कार्ब से, और प्रोटीन की 10 से लेकर 20% होती है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यू में होती है, मैक्सिमम ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल में होता है। लेकिन पर 100 ग्राम की बात करूँ तो आंसर इस लीवर। हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड या मॉलिक्यूल ATP है, जबकि हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट स्टार्च में होता है। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूँ, क्वांटिटी की बात करूँ तो सनफ्लावर ऑयल, क्वालिटी की बात करूँ तो सोयाबीन है। फास्टिंग स्टेट में 48 आवर्स में ग्लूकोज यूज़ होता है, 48 आवर्स के बाद फैटी एसिड या टैक्स यूज़ होते हैं, और 72 आवर्स के बाद प्रोटीन्स अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं एनर्जी के लिए। प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब है स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट है, लैटरल वाला एनाटॉमिकली लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जोन पेरिफेरल है। कैंसर हमारा पेरिफेरल या पोस्टीरियर लोब पे जाएगा, इंटीरियर, इंटरनल, वर्टिब्रल, वीनस प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड बॉटसन प्लेक्सस। जो BPH होता है ये मीडियन लोब को या ट्रांजिशनल जोन को इन्वॉल्व करता है। सही हो गया। लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस। तो जो ओरोफिकल रूट है उससे हेपेटाइटिस A और E जाता है। मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस D होता है। ठीक हो गया। प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, हेपेटाइटिस A होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन लीथल या रिमोट एरिया की बात करें, हेपेटाइटिस E की तरफ जाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद साइटोमेगालो वायरस है, ग्रेटर देन हेपेटाइटिस B, ग्रेटर देन हेपेटाइटिस C। सेक्सुअल रूट से भी हेपेटाइटिस B जाता है। कैंसर भी हेपेटाइटिस B से होता है, लेकिन सिरोसिस, कैरियर, क्रोनिसिटी हेप C से होती है। नीडल स्टिक इंजरी हेप B से होती है 30% तक। हेपेटाइटिस A और E दोनों नेकेड वायरस होते हैं। अगर फिंगर सैक्रल प्रोमोटरी तक नहीं पहुंच पा रही, एंड्रॉइड पेल्विस है। अगर पहुंच गई है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। मेल्स के अंदर एंड्रॉइड हार्ट शेप होता है, फीमेल में गायनोकॉइड पेल्विस होता है। डिलीवरी के लिए बेस्ट पेल्विस इज गायनोकॉइड पेल्विस, और डिलीवरी के अंदर पोडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं, और ये स्केल स्पाइन के लेवल पे होती है। अगर थर्ड नर्व की पाल्सी है, प्यूपिल डाउन एंड आउट, टॉसिस देखने को मिलेगी, डायलेटेड फिक्स प्यूपिल देखने को मिलेगा। हॉन्डा सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन उड़ जाती है, टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस देखने को मिलती है। फोर्थ नर्व की पाल्सी की वजह से वर्टिकल डिप्लोपिया होता है, सिक्स नर्व की वजह से हॉरिजेंटल डिप्लोपिया होता है, और थर्ड की वजह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिप्लोपिया दोनों होते हैं। अब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कब स्टार्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। फिर इसके बाद हीमोग्लोबिन अपीयर होता है इंटरमीडिएट में। फिर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और इसमें न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट में होती है। आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, स्टोर होता है नॉर्मली फेरेटिन की फॉर्म में, लेकिन ज़्यादा हो तो इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज़ कॉल्ड हीमोसिट्रिन। जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। मेथीमोग्लोबिन के अंदर Fe+3 की फॉर्म में होता है। हीमोपेक्सिन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करता है। ड्यूटेनियम के अंदर आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, सीरम फेरेटिन और TIBC। सीरम फेरेटिन कम होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। B12 के लिए आपने सीरम B12 लेवल कराने हैं, फोलेट के लिए RBC फोलेट लेवल्स कराने हैं। पर्निशियस एनीमिया के लिए एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर या एंटी पेराइटल सेल एंटीबॉडी देखनी है। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी करती है, जिसमें फैटी बोन मैरो मिलता है।
जब इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है हेप्टोग्लोबिन कम होता है एक्यूट में, और क्रॉनिक में हीमोसिट्रीन यूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया होता है।